नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे डायरी के पन्ने नामक पाठ के प्रश्न अभ्यास को। इस कक्षा में इस पाठ के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे और उसका एक मॉडल आंसर देखेंगे। डायरी के पन्ने नामक पाठ कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में वितान नामक पाठ्यपुस्तक में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। क्योंकि इस पाठ्यपुस्तक में केवल 4 ही चैप्टर्स हैं, तो बोर्ड परीक्षा में इन सभी 4 चैप्टर से कम एक एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। इनमें भी डायरी के पन्ने नामक जो पाठ है वो ज़्यादा बड़ा पाठ है। ये एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी से कुछ अंश लिए गए हैं, जिनको संग्रहित करके यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और इस पाठ के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कम से कम 3 प्रश्न इस पाठ में इतने महत्वपूर्ण हैं जिनको घुमा करके अलग अलग तरीके से हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम इन सभी प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे और समझ के साथ इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। वितान नामक पाठ्यपुस्तक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, जो ज्यादातर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न 3 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और जब भी 3 अंक से ज्यादा के लिए आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। उसके उत्तर थोड़ा विस्तार से लिखने पड़ते हैं, और जब उत्तर को विस्तार से लिखना होता है तो आप उत्तर को पूरी तरह से रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। ऐसे में बेहतर होता है कि उत्तर को रटने की बजाय आप अच्छी तरह से समझें। अगर आपने ठीक से समझा है तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर को संगठित करके अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नों को समझ के साथ उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या हिरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में पठित अंशों पर विचार कीजिए। डायरी के पन्ने नामक पाठ में जो अंश दिया गया है, उस अंश के आधार पर आपको बताना है कि ये जो टिप्पणी की गई है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ठहराना है। ये स्टेटमेंट किसका है? इल्या हिरनबुर्ग एक लेखिका हैं जिन्होंने एन फ्रैंक की डायरी के ऊपर ये राय दी है, ये टिप्पणी की है। ये जो डायरी है, इसमें एन फ्रैंक ने 60 लाख यहूदियों की तरफ से उनके पक्ष में एक आवाज उठाई है हिटलर के द्वारा की गई अत्याचार के विरुद्ध। तो आपको एन फ्रैंक की डायरी के जो पढ़े गए अंश हैं उससे कुछ हवाला देकर के ये समझाने का प्रयास करना है कि उस समय 60 लाख लोग यातना झेल रहे थे, अत्याचार झेल रहे थे हिटलर की सेना का। लेकिन बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की हो। जबकि एन फ्रैंक एक केवल 13 वर्ष की किशोरावस्था की लड़की है। उसने अपनी डायरी के माध्यम से इन शोषण और इन अत्याचार की घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाई है, बल्कि अपनी राय व्यक्त की है, खुल करके राय व्यक्त की है। यद्यपि एन फ्रैंक कोई बहुत बड़ी नेता नहीं है, बहुत बड़ी संत या कवि नहीं है, बहुत बड़ी विचारक नहीं है, एक सामान्य लड़की है। इसके बावजूद भी उसने इस शोषण और अत्याचार के विरुद्ध अपनी राय अपनी डायरी में लिखी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो 60 लाख लोग जो पीड़ित थे हिटलर के समय में, उनकी आवाज बन करके उभरी है एन फ्रैंक। और ये जो स्टेटमेंट है इल्या हिरनबुर्ग का, वो बिल्कुल सही है, ये जस्टिफाई करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। इल्या हिरनबुर्ग ने जो कहा वह बिल्कुल सही कहा। 60 लाख से अधिक यहूदी हिटलर की यातना के शिकार हुए। सभी जुल्म सहने को मजबूर थे, लेकिन किसी में विरोध का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। 13 वर्ष की लड़की एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में न केवल अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का जिक्र किया, बल्कि नाजियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को भी
लिपिबद्ध किया है। यह डायरी नाजियों की क्रूर यातना का परिचय देती है, जिसके डर से लाखों यहूदी परिवारों को बच्चों बुजुर्गों सहित वर्षों तक भूमिगत रहना पड़ा, हर पल डर के साए में और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहकर जीना पड़ा। डायरी में वर्णित युद्ध और यहूदी यातना शिविरों की खबरें किसी ऐतिहासिक दस्तावेज से कम नहीं हैं। अपनी डायरी के माध्यम से एक अकेली लड़की ने कुछ ही पृष्ठों के द्वारा 60 लाख यहूदियों की पीड़ा को आवाज दी है। एक ऐसी आवाज यहूदियों के पक्ष में बोली जो इस सारे यंत्रणाओं को खुद स्वीकार करती थी। हालांकि एन फ्रैंक एक साधारण बालिका थी, कोई संत या कवि नहीं, परंतु उसकी आवाज किसी भी अन्य आवाज से कम सशक्त नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है? अब यहां पर देखिए, ये एन फ्रैंक का ही स्टेटमेंट है। एन फ्रैंक ने ही अपनी डायरी में ये स्टेटमेंट लिखा है कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। अब यहाँ सवाल पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में ही उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है? यानी ये जो बात कह रही है एन फ्रैंक, क्या इसी कारण से उसने डायरी लिखना शुरू किया? तो यहाँ आपको सबसे पहले समझना है, जैसा कि आपने अपने पाठ में भी पढ़ा, कि एन फ्रैंक एक 13 वर्ष किशोरी है। और किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो न तो बचपन की अवस्था होती है न युवा अवस्था होती है। बचपन और युवा अवस्था के बीच एक ट्रांजिट पीरियड की अवस्था होती है, और इस अवस्था में तमाम तरह के हार्मोनल डेवलपमेंट होते हैं, जिसके कारण शरीर में भी बदलाव आता है, मानसिक स्थिति में बदलाव आता है। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे उनमें तर्क करने, कल्पना करने, अपने आसपास की परिस्थितियों और मुद्दों पर सोचने और विचार करने की क्षमता पैदा होती है, जिसके कारण उनके भीतर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी फील होती है। यानी वो अब अनुभव करने लगते हैं, एहसास करने लगते हैं कि बड़े हो रहे हैं। अपने बड़े होने का एहसास उनके भीतर पैदा होता है, और यही कारण है कि वो जो कुछ सोचते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ठीक समझ रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जबकि वहीं पर जो उनके बड़े बुजुर्ग, उनके माता पिता होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अभी तो ये बच्चा ही है, और वो कुछ भी कहता है तो उसको तवज्जो नहीं देते हैं, डांट कर चुप करा देते हैं, अभी तो तुम बच्चे हो। लेकिन बच्चों को ये फील होता है कि नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद निर्णय ले सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। ऐसी अवस्था में जब माँ बाप उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, तो बच्चे माँ बाप या बड़ों के प्रति एक नकारात्मक नजरिया विकसित कर लेते हैं और अपने पीयर ग्रुप यानी अपने दोस्तों से जुड़ाव रखने लगते हैं। दोस्तों के साथ रह करके वो अपनी बातों को खुलकर शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, तो इससे दोस्त उनके ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। लेकिन एन फ्रैंक के लिए ये बड़ी समस्या थी कि वो छिप करके एक तहखाने में रह रहे थे। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके कारण, यही कारण है कि एन फ्रैंक न तो अपने दोस्तों से मिल सकती थी, न अपने उम्र के बच्चों से मिल सकती थी। और वहां तहखाने में जितने भी सदस्य थे उनमें एन फ्रैंक के माता पिता थे, उसकी बड़ी बहन मार्गेट थी, वानदान दंपति थे, और वानदान दंपति का एक छोटा सा बेटा था पीटर, जो लगभग एन फ्रैंक से थोड़ा ही बड़ा था, और एक और बुजुर्ग थे मिस्टर डसेल। तो ये सभी लोग उम्र में एन फ्रैंक से बड़े थे। केवल पीटर जो है थोड़ा सा मिलते जुलते उम्र का था, लेकिन पीटर चूंकि लड़का था इसलिए वो अपनी हर बात सहजता से पीटर के साथ व्यक्त नहीं कर पाती थी, शेयर नहीं कर पाती थी। और जितने बड़े बुजुर्ग थे घर में वो सब एन फ्रैंक को चिड़चिड़ी स्वभाव का या तुनुक मिजाज समझते थे, जिद्दी समझते थे, उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे। तो कुल मिलाकर के एक किशोर अवस्था की एक लड़की जिसके मन में नए नए सवाल हैं, नए नए विचार हैं, भावनाएं हैं, उमड़ घुमड़ रही हैं, वो व्यक्त नहीं कर पाती है। तो इसी कारण से उसने अपने इस एकाकीपन से खुद को उबारने के लिए उसने अपनी भावनाओं को डायरी में लिखने का प्रयास किया, डायरी में लिखना शुरू किया।
तो इसी बात को आप ऑर्गेनाइज करके समझा करके अपने आंसर में लिखेंगे, ताकि आप बता सकें कि क्यों आखिर एन फ्रैंक ने डायरी लिखने का निर्णय किया। क्यों? क्योंकि वो ये मानती थी कि यहाँ उसे समझने वाला कोई नहीं है। वो अपने आसपास किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाती है जो उसकी भावनाओं को समझ सके, और ऐसा खुद एन फ्रैंक ने लिखा है अपनी डायरी में। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। एन एक साधारण लड़की थी। किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी 13 वर्षीय एन के मन में कई विचार, भावनाएं और प्रश्न थे जिन्हें वह व्यक्त करना चाहती थी, पूछना चाहती थी, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसे न बाहर निकलने की आज़ादी थी, न अपने उम्र के दोस्तों से मिलने की आज़ादी। बंद तहखाने में सभी सदस्य उससे उम्र में बड़े थे, जो किसी न किसी बात पर एन को केवल उपदेश दिया करते थे। उसे सबसे अक्खड़ माना जाता था। उसे हर समय डांट फटकार सहनी पड़ती थी। एन एक जगह लिखती भी हैं, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आशय तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी नई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूं। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। इस प्रकार एन की टिप्पणियों से पता चलता है कि अज्ञातवास में उसे समझने वाला कोई नहीं था। संभवतः यही कारण रहा होगा कि एन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी डायरी का सहारा लिया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री की व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें। अब ये बहुत ही लंबा सा प्रश्न है, आपको समझने में थोड़ा जटिल लगेगा। पहले इसको समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न में कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि प्रजनन के माध्यम से बच्चों को पैदा करने की जो क्षमता है, ये क्षमता प्रकृति ने केवल महिलाओं को दी है, और पुरुष ने इस क्षमता को दुरुपयोग किया, अपनी इच्छा महिलाओं पर थोप दी। पुरुषों ने कितने बच्चे स्त्री को पैदा करने हैं, कब करने हैं, इसका अधिकार स्त्रियों को मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करने का अधिकार जो है प्रकृति ने स्त्रियों को दिया है। तो कितने बच्चे पैदा करें, कब बच्चा पैदा करें, इस पर निर्णय लेने का अधिकार भी स्त्रियों का होना चाहिए, ऐसा एन फ्रैंक का मानना है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने अपनी इच्छा स्त्रियों पर थोप दी और ये मान लिया कि स्त्रियां केवल बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण करने के लिए हैं, वहीं तक उनको सीमित कर दिया। इससे स्त्रियों के व्यक्तित्व विकास में बाधा आई। उनके व्यक्तित्व के जो अन्य पहलू विकसित होने चाहिए थे, जैसे वो पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बड़े पदों पर जाएं, समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ये जो व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू होते हैं, इनके विकास से स्त्रियां वंचित रह गई और केवल वो बच्चे पैदा करने, उनके पालन पोषण तक ही उनका जीवन सीमित होकर के रह गया। तो इस तरह से स्त्रियों के साथ एक अन्याय हुआ, ऐसा एन फ्रैंक का मानना है। साथ में एक और समस्या हुई, कितने बच्चे पैदा करें इसका निर्णय स्त्रियों पर नहीं छोड़ा गया, पुरुषों ने अपनी मर्जी थोपी, जिससे अधिक से अधिक बच्चे पैदा होने लगे और जनसंख्या वृद्धि की भी समस्या पैदा हुई। तो दो समस्याएं पैदा हुई। ये जो स्त्रियों को प्रकृति ने जो उपहार दिया है बच्चे पैदा करने का, उसके संबंध में स्त्रियों को निर्णय न लेने दे करके पुरुषों ने जो निर्णय करना आरंभ किया, इसके कारण एक तो स्त्रियों के व्यक्तित्व विकास में बाधा आई, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की समस्या आई। तो इस कथन ये बात कहां तक सही है, इसको आपको जस्टिफाई करना, इस पर अपनी राय देनी है आपको, पाठ में जो एन फ्रैंक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके आधार पर। तो आपको पता है कि एन फ्रैंक ने 13 जून 1944 का जो अंश लिखा है अपनी डायरी में, उसी में वो खुल करके
स्त्रियों के बारे में अपनी राय रखती हैं और स्त्रियों के बारे में पुरुष समाज ने कितना अन्याय किया है इस पर भी अपनी राय रखती हैं, और स्त्रियों के बारे में उनकी सोच क्या है वो सब इसी अंश में स्पष्ट होता है। तो इस अंश को अगर ठीक से आपने पढ़ा तो इसका उत्तर लिख पाएंगे। इसी प्रश्न को कई बार घुमा करके बिल्कुल सरल रूप में भी पूछा जा सकता है, जैसे डायरी के पन्ने के आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में एन के विचारों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये भी यही प्रश्न है, लेकिन इसको सरल रूप में पूछ लिया गया कि एन फ्रैंक महिलाओं के मानवाधिकार और शिक्षा के बारे में क्या राय रखती हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि एन फ्रैंक का मानना था कि जो पुरुषों ने केवल स्त्रियों को बच्चे पैदा करने और उनके पालन पोषण तक सीमित कर दिया, इससे वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई, साथ में उनकी इच्छा अनिच्छा का ख्याल रखे बिना बच्चे पैदा करने की मर्जी पुरुषों ने उन पर थोप दी। तो इससे उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और इससे उनके व्यक्तित्व विकास के जो अन्य पहलू हैं वो विकसित नहीं हो पाए। तो उनको आपको समझा करके लिखना है। तीसरा अलग तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, जैसे एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में स्त्रियों के बारे में क्या कहा है, उसकी समीक्षा करते हुए बताइए कि आज स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न है कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में स्त्रियों के बारे में क्या कहा है। तो जो राय व्यक्त की है एन फ्रैंक ने उसको छोटा करके संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सभी बिंदुओं को लिखना है अलग अलग पैराग्राफ में। लेकिन इसमें एक और प्रश्न जोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू ओरिएंटेड या मूल्य आधारित प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा जाता है कि एन फ्रैंक ने जो अपनी बात उस समय कही थी स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की दशा का जो वर्णन उस समय किया था, उस स्थिति में आज के जमाने में क्या परिवर्तन हुआ है। तो आज क्या स्त्रियों की दशा है आप जानते ही, देख रहे हैं। आज स्त्रियों को पहले जैसी स्थिति नहीं है, उन्हें शिक्षा का रोजगार का समान अवसर मिला है जिससे स्त्रियों के व्यक्तित्व में विकास हुआ है। अब वो समाज के कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठ रही हैं, नौकरी पा रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। तो तमाम सुधार हुए हैं स्त्रियों की दशा में। लेकिन बहुत ऐसी भी जगह हैं जहां पिछड़ापन है, अशिक्षा है और स्त्रियों की दशा अभी भी वहां बहुत कुछ सुधारी जानी है, तो उसका भी आप जिक्र करेंगे। तो आइए इस संदर्भ में हम इसका एक मॉडल आंसर देखते हैं। एन ने अपनी डायरी में 13 जून 1944 के अंश में स्त्रियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। एन का मानना है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के कारण स्त्रियों पर हमेशा शासन किया है। उन्होंने औरतों पर इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि औरतें उनसे कमजोर हैं। औरतों ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण कष्ट, उपेक्षा और असम्मान सहन किया। पुरुष का काम कमाई करना है जबकि स्त्री का कार्य बच्चे पैदा करना है और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना है। ऐसे विचारों से स्त्रियों के व्यक्तित्व विकास के अवसर से वंचित किया गया, साथ में उन्हें शिक्षा के अवसर से भी वंचित किया गया। एक किताब के हवाले से एन बताती हैं कि एक सैनिक युद्ध में जितना कष्ट सहन करता है, स्त्रियां भी बच्चे पैदा करते समय उससे अधिक पीड़ा सहती हैं। लेकिन इसका उन्हें क्या पुरस्कार मिलता है? बच्चा जन्म देने के बाद जब उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, उसे उसका सम्मान नहीं मिलता। स्त्रियों की इच्छा अनिच्छा का ख्याल रखे बिना उसे बच्चे पैदा करने का दबाव देने से समाज में जनसंख्या वृद्धि की भी समस्या पैदा हुई है। हालांकि एन मानती हैं कि स्त्रियों को बच्चे जन्ना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि औरतें यह कार्य करती रहें। वह औरतों के इस योगदान को महान मानती हैं, लेकिन यह भी मानती हैं कि आने वाली शताब्दी में औरतों के लिए बच्चा पैदा करना अनिवार्य कार्य नहीं रह जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में जबरदस्त बदलाव आया है। शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलने से स्त्रियां अधिक स्वावलंबी हुई हैं। परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। देश दुनिया में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां पहुंची हैं और बच्चा पैदा करने के अधिकार को भी अपने हाथ में लिया है। लेकिन कई पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार कम से कम 3 पैराग्राफ में इसका उत्तर बनेगा। एक पैराग्राफ में आप स्त्रियों के बारे में क्या दशा थी उस समय, इसको लिखेंगे,
उसके बाद स्त्रियों के बारे में एन फ्रैंक क्या सोचती हैं, उन्हें कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन कौन से उनको सम्मान मिलने चाहिए, इसके बारे में लिखना है। और तीसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है कि वर्तमान में स्त्रियों की क्या दशा है, इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसकी निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्क पूर्वक व्यक्त करें। यह भी लंबा प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि एक तो एन फ्रैंक की जो डायरी है वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ उसकी निजी सुख दुख और भावनाओं का भी दस्तावेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम ऐसी बातें एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखी हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं उनकी डायरी में जो उसकी निजी सुख दुख से संबंधित हैं, निजी भावनाओं से संबंधित हैं। तो इस तरह से दोनों बातों का एक दस्तावेज है उसकी डायरी, ऐतिहासिक तथ्यों का भी और उसकी निजी सुख दुख और अनुभवों भावनाओं का भी दस्तावेज है। तो दोनों का मिला जुला रूप है। इस कथन के पक्ष में आपको अपना तर्क देना है। तर्क के साथ आप कहां तक इस बात से सहमत हैं और इसके साथ अपना तर्क भी देना है आपको। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, जैसे डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का दस्तावेज है। इसमें अब केवल ऐतिहासिक एस्पेक्ट पूछा जा रहा है इस डायरी का, तो केवल ऐतिहासिक वाला पार्ट लिखेंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक और निजी दोनों तरह के तथ्य शामिल हैं, तो दोनों पक्षों को आप लिखेंगे। लेकिन दूसरे प्रश्न में केवल ऐतिहासिक एस्पेक्ट पूछा जा रहा है। तीसरे तरह से इसको पूछा जा सकता है, एन फ्रैंक की डायरी में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि वह पिछले 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। तो यहाँ पर भी आप उन्हीं विशेषताओं को लिखेंगे कि एन फ्रैंक, इसी प्रश्न से उत्तर ढूंढेंगे कि एन फ्रैंक की जो डायरी है वो खास है। क्यों खास है? क्योंकि उसमें ऐतिहासिक महत्व की सूचनाएं भी हैं और साथ में एक किशोरावस्था की लड़की के निजी अनुभव, सुख दुख और भावनाएं भी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से ये पुस्तक अति विशिष्ट बन जाती, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है और इसीलिए पिछले 50 वर्षों में वो सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई है। तो इसको भी आप अलग अलग पैराग्राफ में विस्तार से लिखेंगे। एन फ्रैंक की डायरी से हमें उसके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। बंद तहखाने में रहते हुए समय बिताने के लिए वह रेडियो सुना करती और उसमें खबरों के आधार पर प्राप्त जानकारियों को भी एन ने अपनी डायरी में लिखा है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे लाखों लोगों का अज्ञातवास में जाने का कारण, युद्ध की परिस्थितियां, टर्की की तटस्थता, ब्रिटेन द्वारा हालैंड को मुक्त कराने का प्रयास, हिटलर के सैनिकों के साक्षात्कार, डच नागरिकों की ब्रिटेन के बारे में सोच, आतंक, भूख, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव, जानवरों जैसा जीवन, चोरों का भय, नाजियों का आतंक, यातना गृहों के अमानवीय दृश्य आदि। एन किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी एक ऐसी लड़की है जिसके मन में अनेक भावनाएं और विचार उमड़ते घुमड़ते हैं, लेकिन वह किसी से कह नहीं सकती थी। उसे न बाहर जाने न उम्र के दोस्तों से मिलने की आज़ादी थी। बंद तहखाने में सभी सदस्य उससे उम्र में बड़े थे, जो उसे सुनने की जगह हर बात में उपदेश देते थे या डांटते फटकारते रहते थे। ऐसे में उसने अपनी उथल पुथल भरी भावनाओं और सुख दुख के अनुभवों को डायरी में लिखना आरंभ किया, जिससे जीवन और अपनी परिस्थितियों के प्रति उसके दृष्टिकोण का पता चलता है। इस प्रकार एन की डायरी न केवल ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, बल्कि निजी सुख दुख और भावनाओं का भी दस्तावेज है। इस तरह से आप अपने उत्तर को कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखेंगे। एक पैराग्राफ में तो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एन की डायरी में तमाम ऐतिहासिक तथ्यों का, उस समय के ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन मिलता है, तो इस तरह से वो ऐतिहासिक दस्तावेज है। दूसरे पैराग्राफ में ये समझाने का प्रयास करेंगे कि एन जो है एक किशोरावस्था की लड़की है जिसके मन में तमाम भावनाएं हैं
और उन भावनाओं को सुनने वाला उसके आसपास कोई नहीं है। सब उसे डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, क्योंकि उम्र में सब बड़े हैं तो उसकी भावनाओं को कोई समझता ही नहीं। और वो अपने दोस्तों से, अपने उम्र के दोस्तों से मिलने की आज़ादी नहीं है उसके पास, तो इसलिए वो अपने भावनाओं को अपनी डायरी में लिखती है, अपनी निजी अनुभवों को, अपने सुख दुख को अपनी डायरी में लिखती है। तो इस तरह से ये उसकी निजी अनुभवों और सुख दुख का भी दस्तावेज है। तो जब 2 पैराग्राफ में अलग अलग इन चीज़ों को समझाएंगे तो अंत में निष्कर्ष देंगे कि इस प्रकार एन की डायरी न केवल ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, बल्कि निजी सुख दुख और अनुभवों का भी दस्तावेज है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो भी काफी महत्वपूर्ण था, उसको भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? ये जो प्रश्न है ये दूसरे प्रश्न का ही रिपीटिशन है। जो इस पाठ का जो दूसरा प्रश्न है कि एन का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, काश कोई मुझे भी समझता, अब तक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो मुझे समझ सके। तो क्या इसी कारण से एन ने डायरी लिखना शुरू किया? तो जो उत्तर आपने लिखा हूबहू वही उत्तर इसमें भी आपको लिखना है कि एन फ्रैंक को समझने वाला नहीं था। एक किशोरावस्था की लड़की थी जिसके मन में तमाम विचार और भावनाएं थी, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके उम्र का कोई दोस्त नहीं था, और जो बड़े लोग थे उसको बच्ची समझ करके हमेशा डांटते रहते थे, हमेशा उपदेश देते रहते थे, उसकी भावनाओं को समझते नहीं थे। तो इसीलिए उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डायरी का सहारा लिया। लेकिन एक लाइन इसमें और भी जोड़ देंगे कि चूंकि उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था, उसे एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो अपनी भावनाओं को शेयर कर सके। तो ये स्वाभाविक है कि उस बंद तहखाने में उसने अपनी डायरी में ही अपने एक प्यारे दोस्त की कल्पना कर ली और उसको एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दे दिया, किट्टी, और उसी डायरी से अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करने लगी। तो इसका उत्तर देखते हैं। एन किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी एक ऐसी लड़की थी जिसके मन में अनेक भावनाएं, विचार उमड़ते घुमड़ते हैं, लेकिन वह किसी से कह नहीं सकती थी। उसे न बाहर जाने, न अपने उम्र के दोस्तों से मिलने की आज़ादी थी। बंद तहखाने में सभी सदस्य उससे उम्र में बड़े थे, जो उसे सुनने की जगह हर बात में उपदेश देते या डांटते फटकारते रहते थे। उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि खुद को एकाकीपन से उबारने के लिए उसने अपने निर्जीव डायरी में ही एक ऐसे दोस्त की कल्पना कर ली हो जिसे वह सब कुछ कह सकती थी। संभवतः इसीलिए उसने डायरी को एक प्यारा सा नाम दिया, किट्टी, और उसमें अपनी उथल पुथल भरी भावनाओं और सुख दुख के अनुभवों को लिखना आरंभ किया। तो इस तरह से आपने देखा इस पाठ के सभी प्रश्नों को, क्योंकि वितान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए थोड़ा विस्तार से लिखना है आपको। 2 पैराग्राफ में कम से कम जरूर लिखना है, और अगर हो सकता है तो 3 पैराग्राफ में भी आप उत्तर दें। लेकिन 3 पैराग्राफ का उत्तर आप हूबहू रट नहीं सकते, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो आप इनको अच्छी तरह से समझें, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाएं कि पूछा क्या जा रहा है और कैसे घुमा कर प्रश्न पूछा जा रहा है। एक्यूरेसी का ध्यान रखें, ठीक उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि इस पाठ में जो कुछ भी आपने पढ़ा कुछ भी उत्तर के जवाब में लिख दें तो वो सटीक आंसर आपका नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।